डियर स्टूडेंट, बीए पार्ट सेकंड विषय इतिहास का जो नेक्स्ट लेसन अपने हैं वो है मुगल वंश। देखिए, पिछली जितनी भी अपनी ऑनलाइन क्लासें हुई थी उसमें अपने चला था सल्तनत काल, और मध्यकाल को दो ही भागों में बांटा जाता है, सल्तनत काल और मुगल काल। सल्तनत काल के शासक जहाँ सुल्तान की उपाधि धारण करते थे, वहीं मुगल काल के शासक बादशाह की उपाधि धारण करते थे। तो मुगल वंश माना जाता है 1526 से 1707 ईस्वी। हालांकि 1857 की जो क्रांति हुई थी तब तक मुगल वंश चलता रहा था और अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। लेकिन 1707 इसीलिए लिखा है क्योंकि औरंगजेब अंतिम योग्य शासक था, उसके बाद अयोग्य हुए जितने भी शासक हुए। अतः वास्तविक रूप से तो काल यही माना जाता है। ठीक है, शासक थे, नाम मात्र के थे, यहाँ तक शासन काल को ले आए खींच के, लेकिन वास्तविक तो 1526 से 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक। तो देखिए, इस वंश का जो संस्थापक था वो था बाबर के बारे में चर्चा करते हैं। बाबर, इसका जो जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान, जो कि मध्य एशिया में है, यहाँ पर इसका जन्म हुआ था। तो देखिए, जन्म को याद करने का सबसे सटीक तरीका है 14 फरवरी। क्या आता है? वैलेंटाइन डे। तो 14 फरवरी अपने दिमाग में फिक्स रखनी है और 1483। इसकी माँ कुतलक निगार और पिता उमर शेख मिर्जा था। दोनों ही जो वंश थे बहुत ही प्रसिद्ध वंश थे। जैसे पिता जो था ये तैमूर, जो कि एक तुर्क था, इस वंश का उत्तराधिकारी था। माँ मंगोल, जो कि चंगेज खा, इसकी उत्तराधिकारी थी। यानी माँ पक्ष की ओर से यह मंगोल वंश का उत्तराधिकारी था और पिता किस वंश का था? तैमूर, तुर्क वंश का। तो दोनों ही प्रसिद्ध वंशों का रक्त इसके सिराओं में बह रहा था। और कहा जाता है कि तैमूर वह मंगोलों का वंशज होने के कारण यह क्या सपने देखता था कि भारत पर मेरे पूर्वजों ने आधिपत्य स्थापित किया है, चाहे वो अल्प समय के लिए क्यों न हो, अतः मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ, तो भारत पर भी मेरा ही अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा इसकी पूर्व जानकारी और बताना चाहता हूँ मैं। मात्र 11 वर्ष की आयु में शासक बना था ये फरगना का। लेकिन कहा जाता है कि अपने जन्म स्थान यानी मध्य एशिया में इसे कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। यहाँ तक कि जब सफलता प्राप्त होती तो वो सफलता अल्प समय के लिए होती, पुनः विरोधी पक्षों द्वारा यह पराजित हो जाता था। और इसके विरोधी पक्ष थे उज्बेक और उस्मानी वंश। तो लगातार जब इनसे यह पराजित होता रहा, तो इसने यह डिसाइड कर लिया कि भाई अब यहाँ पर मेरा कोई फ्यूचर नहीं है और मुझे नया क्षेत्र तलाशना पड़ेगा। अतः उसने क्या किया? भारत की ओर आक्रमण करने का मानस बनाया। देखिए, भारत पर आक्रमण करने का क्या कारण था? ग्रह क्षेत्र में लगातार पराजय होती रही। अगर विजय प्राप्त भी हुई तो वो स्थायी नहीं थी, अल्प समय के लिए थी। अतः लगातार पराजयों से
परेशान होकर इसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। और दूसरा कारण था भारत पर आक्रमण करने का क्या, इनका उत्तराधिकारी मानता था और भारत पर इनके आक्रमण हुए हैं सल्तनत काल के दौरान और हमेशा इन लोगों को विजय प्राप्त हुई है, तो भारत पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। तो देखिए, अब भारत पर जो बाबर का जो आक्रमण हुआ उसके बारे में चर्चा करते हैं। बाबर चाहता था कि भारत पर आक्रमण करूं, लेकिन मौका, उचित अवसर मिलना चाहिए। उसी समय क्या हुआ कि दिल्ली पर इस समय शासक था इब्राहिम लोदी, जो कि एक अफगान था और लोदी वंश का अंतिम शासक था। तो कहा जाता है कि इसके शासनकाल के दौरान प्रशासन में अव्यवस्था फैली हुई थी और इसी के जो सगे संबंधी थे, जैसे इसका चाचा था आलम खां, ये खुद इब्राहिम लोदी के विरुद्ध था और ये चाहता था कि इब्राहिम लोदी का खात्मा और मैं दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बनूं। तो इस प्रकार क्या हुआ था कि इब्राहिम लोदी के विरोधियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अतः यह मौका बाबर के लिए उचित अवसर था। और इसके अलावा एक पंजाब का जो सूबेदार था दौलत खां, जो कि इब्राहिम लोदी के अधीन पंजाब पर आधिपत्य स्थापित कर रहा था, प्रशासनिक व्यवस्था संभाल रहा था। तो इन दोनों ने ही, यानी इब्राहिम लोदी के चाचा व पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी ने, दोनों ने ही क्या किया, भाई इसका खात्मा करना है, षड्यंत्र बनाने लग गए। अब षड्यंत्र के तहत क्या किया, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित कर दिया कि आप भारत पर आक्रमण कीजिए, इसे पराजित कीजिए और धन दौलत लूट के वापस अपने देश चले जाइए, ताकि हम दिल्ली सल्तनत के शासक बन सके। तो बाबर ने क्या किया, बाबर ने पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में बाजौर व भेरा पर किया। सीमावर्ती एरिया थे भारत के, यहाँ पर आक्रमण किया, विजय प्राप्त की, पुनः साम्राज्य लौट। यानी कहा जाता है कि 1519 से 1525 ईस्वी के जो बीच इसने 4 बार आक्रमण किए। 1519 से 1525 के बीच तक इसने, बाबर ने 4 बार आक्रमण किए और चारों बार आक्रमण करने का उद्देश्य सबसे बड़ा ये माना जाता है कि भारत की राजनीतिक परिस्थितियां देखना, भी कहाँ किस जगह कमजोर स्थिति है, कहाँ से मुझे सफलता प्राप्त मिल सकती है। क्योंकि बाजौर और भेरा पर आक्रमण किया 1519 ईस्वी में, कुछ समय रुका, वापस चला गया, फिर 1520 ईस्वी में किया आक्रमण, आधिपत्य स्थापित किया, पुनः वापस चला गया, फिर 1524 ईस्वी में 2 बार आक्रमण किया। यानी पहले के जो चारों आक्रमण थे उसका एकमात्र उद्देश्य था परिस्थितियां देखना। तो फिर 1525 ईस्वी में बाबर ने 5वां और अंतिम आक्रमण किया भारत पर। और 5वां और अंतिम आक्रमण कब किया, 1525 ईस्वी में। किस युद्ध में, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। प्रथम इनके मध्य, बाबर इब्राहिम लोदी के मध्य, द्वितीय 1556, 5 नवंबर 1556 अकबर व हेमू के मध्य, और तीसरा युद्ध हुआ था मराठों व अहमद शाह अब्दाली के मध्य 14 जनवरी 1761 में। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। 21 अप्रैल 1526
पांचवा आक्रमण हो गया था 1525 ईस्वी में, लेकिन वापस नहीं गया। उसके पश्चात 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ। किस किस के मध्य? बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य। और यह कौन था? दिल्ली का सुल्तान, लोदी वंश का अंतिम शासक। इस युद्ध के दौरान बाबर को विजय प्राप्त होती है और इब्राहिम लोदी अपने लगभग 15,000 सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो जाता है। और इतिहासकार कहते हैं कि इस युद्ध के दौरान बाबर व इब्राहिम लोदी की सेना का अनुपात 1:2 था। यानी बाबर के पास अगर 1 सैनिक था तो इब्राहिम लोदी के पास 2 सैनिक थे। लेकिन कहा जाता है कि अधिक सैनिक होने के बावजूद भी इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। और पराजित होने का कारण क्या था? अफगानों द्वारा इब्राहिम लोदी के साथ विश्वासघात करना। क्योंकि अपने ही व्यक्तियों द्वारा विश्वासघात होने के कारण इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। क्योंकि अफगानों ने क्या किया? अफगानों ने बाबर का साथ दिया। इसके अलावा बाबर को जो विजय प्राप्त हुई थी उसका कारण तुलुगुमा पद्धति और उस्मानी विधि। ये महत्वपूर्ण है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें से। तो तुलुगुमा पद्धति होती है सेना को सजाना। वे किस प्रकार से सेना को कहां रखा जाए उसे कहते हैं तुलुगुमा पद्धति। ये किससे सीखी थी? ये उस्मानी विधि तो उज़्बेकों से सीखी गई थी और ये तो उस्मानियों से, और ये सीखी गई थी उज़्बेकों से। दोनों ही प्रतिद्वंदी थे बाबर के, लगातार युद्ध किया था इनके साथ। अतः इनके द्वारा जो पद्धतियां विकसित की गई थी उन्हीं पद्धतियों द्वारा बाबर ने विजय प्राप्त की थी। तुलुगुमा पद्धति क्या होता है? सेना को सजाना, यानी सेना को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि सैनिक थके नहीं। तो देखिए इस पद्धति को बारे में बताना चाहता हूं मैं। इस पद्धति के तहत क्या होता है कि रिजर्व सेना रखी जाती है। जैसे मान लो अपने पास है 10,000 सैनिक, तो 10,000 सैनिक में से 5,000 सैनिक युद्ध भूमि में डाल दिए गए, भाई आप लड़िए, और 5,000 सेना रिजर्व रख दी जाती है। और जब देखा जाता है कि शत्रु पक्ष और खुद की सेना जब लड़ रही होती है तो थकान निश्चित है, तो क्या होता है जब थकान प्रतीत होती है तो ये जो रिजर्व सेना होती है इसे युद्ध भूमि में भेज दिया जाता है। तो थकी हुई सेना पर यह रिजर्व सेना भारी पड़ जाती है, इसे कहा जाता है तुलुगुमा पद्धति। इसके अलावा उस्मानी विधि होती है तोपों को सजाने की विधि। इसमें क्या होता है 2 गाड़ियों के मध्य तोपों को रखा जाता है और तोपों से प्रहार किया जाता है गोलों का। तो रिपीट कर रहा हूं, तुलुगुमा पद्धति, सेना को रिजर्व रखना ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें युद्ध भूमि में भेज दिया जाए। तो उस्मानी विधि, तोपों को सजाना, 2 गाड़ियों के मध्य तोपों को रखना और गोला बारूद का इस्तेमाल करना। जो तोपची थे जिन्होंने तोपों का प्रयोग किया था, चलाई थी, वो थे मुस्तफा व उस्ताद अली। ये 2 प्रमुख तोपची थे जिनकी वजह से तोपों का कुशल संचालन हुआ और बाबर को विजय प्राप्त हुई। तो इस प्रकार पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, इस युद्ध के दौरान बाबर विजयी हुआ। किस कारण? एक तो अफगानियों द्वारा विश्वासघात, दूसरा तुलुगुमा पद्धति यानी सेना का सही प्रयोग, इसके अलावा उस्मानी विधि जो उस्मानियों से सीखी गई थी, यानी क्या है तोपों को सजाने की। और तोपची कौन थे? मुस्तफा व उस्ताद अली।
अब देखिए, इस युद्ध के पश्चात बाबर के भविष्य का ये डिसाइड नहीं हो सका कि बाबर भारत का भाग्य निर्माता है, नहीं। क्यों? क्योंकि अभी एक और महावीर से सामना बाकी था। तो बाबर को युद्ध में विजय प्राप्त हुई तो उससे विशेष प्रभावित नहीं हुई भारत की अर्थव्यवस्था या भारत की प्रशासनिक व्यवस्था, लेकिन इस युद्ध से लोधियों के भविष्य का डिसाइड हो गया। भाई लोधी वंश का पतन हो चुका है, बाबर को विशेष फायदा नहीं हुआ। और इस युद्ध के पश्चात कहा जाता है कि बाबर ने विजय प्राप्त हुई थी, तो विजय प्राप्त होने की खुशी में काबुल के प्रत्येक निवासी को चांदी का एक एक कलदार यानी मुद्रा बांटी थी। इसीलिए बाबर को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? कलंदर। कलंदर क्यों? चांदी का कलदार बांटा था। कब? पानीपत के युद्ध में विजय के पश्चात। कहां? काबुल के निवासियों को। तो इस प्रकार पहले निर्णायक विजय बाबर को प्राप्त हुई। इसके पश्चात सेकंड जो है सबसे महत्वपूर्ण युद्ध वो है खानवा का युद्ध। जो हुआ था 16 मार्च 1527 ईस्वी। पानीपत तो हरियाणा में है, करनाल हरियाणा। ये अपने भरतपुर की रूपवास तहसील में खानवा का मैदान है, वहां पर खानवा का युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य? बाबर व राणा सांगा के मध्य। तो देखिए, बाबर ने इब्राहिम लोधी को तो पराजित कर दिया, लेकिन अब उसका सामना था राजस्थान के वीर शासक राणा सांगा से। और राणा सांगा पर आक्रमण करने के लिए बाबर ने एक आरोप लगाया है। बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुर्क ए बाबरी, जो कि तुर्क भाषा में, उस ग्रंथ में बाबर ने सांगा पर यह आरोप लगाया है कि सांगा ने मुझे भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था और यह भी आश्वासन दिया था कि आप आइए, इब्राहिम लोधी को पराजित कीजिए, मैं आपको सहयोग करूंगा। और जब मैंने सांगा के कहने पर भारत पर आक्रमण किया, इब्राहिम लोधी पर आक्रमण किया, तो उस समय सांगा ने मेरा साथ नहीं दिया। अतः इसी वजह से मैंने सांगा पर आक्रमण किया है। आत्मकथा में लिखा है बाबर ने। एकमात्र इसी ग्रंथ में यह बात लिखी हुई प्रतीत होती है, इसके अलावा कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है जो ये कहता है कि भाई बाबर ने जो बात कही है वो सही हो। तो देखिए, खानवा का युद्ध हुआ था, उससे पहले बयाना का युद्ध, हालांकि इतिहास में इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन बताना जरूरी है, क्योंकि बयाना का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? सांगा व मुगल सैनिकों के मध्य। कहा जाता है कि बाबर को जो विजय प्राप्त हुई थी उससे क्रोधित होकर सांगा ने बयाना स्थित मुगल छावनी पर आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण पर मुगल सैनिकों ने सामना करने की असफल कोशिश की और बुरी तरह पराजित हुए। यहाँ तक कि कहा जाता है कि किसी तरह बचते बचाते हुए जब वो बाबर के पास खेमे में पहुँचे तो बाबर को जो इस घटना से अवगत कराया वो इस प्रकार है कि सैनिकों ने बाबर को कहा कि राणा सांगा बहुत वीर है और राजपूतों की वीरता की तो बात ही नहीं की जा सकती और उनसे लड़ना हमारे बस की बात नहीं है। यानी इतिहासकार कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से छुपते हुए जान बचाकर सकुशल बाबर के पास पहुंच पाए थे कुछ ही सैनिक। इतने भयभीत हो गए थे राजपूत सेना से मुगल सैनिक।
अब बाबर ने देखा कि यार ये तो वास्तव में मामला ही उल्टा पड़ गया, क्योंकि कहाँ मैं तो भारत का सम्राट बनने की सोच रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो सामने सबसे बड़ी बाधा राणा सांगा जैसे राजपूत शासक की है। तो उसने क्या किया, सांगा की वीरता को पहले ही उसने देख लिया था, अब उसने देख लिया अभी कुछ न कुछ षड्यंत्र तो रचना ही पड़ेगा। अब उसने क्या किया, और इधर सबसे बड़ी समस्या थी सैनिकों का मनोबल गिरा हुआ था, और बाबर ने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे भारत में ही रहना है। अब बाबर ने सैनिकों को कहा कि भाई हमें भारत में ही रहना है, भारत में अपने वंश की नींव डालनी है, लेकिन सैनिकों ने साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका मनोबल खत्म हो चुका था। अतः बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए सारे सैनिकों को एक जगह एकत्रित किया, और एकत्रित करने के पश्चात ओजस्वीपूर्ण भाषण दिया ताकि सैनिकों का मनोबल बढ़े, और मनोबल बढ़ने के पश्चात वो सांगा पर आक्रमण कर सके। तो देखिए क्या क्या कहा। पहला तो तमगा कर माफ कर दिया। धार्मिक कर होता है ये जो मुगल सैनिकों को देना पड़ता था। तो क्या किया, पहले तो भाई ये कर मैं आपका माफ करता हूं। दूसरा, जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया कि यह हिंदुओं के विरुद्ध एक धर्म युद्ध है, इसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी और काफिरों पर विजय प्राप्त करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। काफिर कौन? हिंदू। तो इस युद्ध को क्या दिया उन्होंने, बाबर ने? जिहाद यानी धर्म युद्ध है ये, इस्लाम की काफिरों पर विजय प्राप्त करना निश्चित है मैं। इसके अलावा शराब, का सेवन ना करने की प्रतिज्ञा ली। बाबर ने क्या किया, बाबर ने डिसाइड कर लिया सैनिकों के सामने, भाई मैं अब कभी मद्यपान नहीं करूंगा, और इसके अलावा जितने भी शराब के जो बर्तन थे उन सब बर्तनों को बाबर ने सैनिकों के सामने तोड़वा दिए। इस प्रकार बाबर ने, चौथा पॉइंट और बता देता हूं मैं, बाबर ने क्या सैनिकों को और कहा कि अगर आप लोगों को विजय प्राप्त होती है तो आपको यही स्वर्ग का सुख मिलेगा, और अगर आप इस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं तो आपको ऊपर जाने के पश्चात भी स्वर्ग नसीब होगा। तो इस प्रकार बाबर ने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। और इस युद्ध में दुर्भाग्य राजपूतों के साथ था। कहा जाता है कि इस युद्ध के दौरान राणा सांगा ने एक पाती पेरवण, एक प्रथा होती है, इस प्रथा को पुनर्जीवित किया। यानी जितने भी राजपूत शासक थे उन राजपूत शासकों के पास चिट्ठी द्वारा संदेश भेजा गया कि आप लोग बाबर के विरुद्ध हमारा साथ दीजिए। और कहा जाता है कि इस युद्ध में बाबर के विरुद्ध अधिकतर राजपूत शासकों ने सांगा का साथ दिया था। और इस युद्ध के दौरान कहा जाता है कि सांगा व राजपूत सैनिक बाबर की सेना पर टूट पड़ते हैं, और कहा जाता है कि प्रारंभ में राजपूतों को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त होती है, और उस समय बाबर को यह एहसास हो जाता है कि भाई अब पराजय निश्चित है। लेकिन उसी समय कहा जाता है कि एक तीर सांगा के सिर में आके लगता है, और वो हाथी में बैठा होता है, और तीर लगने से सांगा मूर्छित हो जाता है। तो छादरी का जो झाला था, एक सरदार जिसका नाम था अज्जा, ये क्या करता है, तुरंत मौके को संभालते हुए सांगा को युद्ध भूमि से बाहर भिजवा देता है, और
राणा सांगा के कवच कुंडल परिधान पहनकर युद्ध भूमि में प्रवेश कर जाते हैं ताकि सैनिकों का मनोबल बरकरार रहे। लेकिन जब सैनिकों को यह पता चलता है कि सांगा युद्ध भूमि में नहीं है और उधर मुगल सैनिक यह प्रचार कर देते हैं कि बाबर युद्ध भूमि में सैनिकों के समेत प्रवेश कर रहा है, तो दोनों ही सूचना मुगलों के लिए फायदेमंद होती है और राजपूतों के लिए नुकसानदेह साबित होती है। अतः ऐसी सूचना मिलती है और सांगा की अनुपस्थिति की सूचना मिलते ही राजपूत सैनिकों में खलबली मच जाती है, भगदड़ मच जाती है और पीछे लौटते हुए हाथियों के पैरों तले सैनिक कुचले जाते हैं। इस प्रकार जीती हुई बाजी सांगा हार जाता है और बाबर को इस निर्णायक युद्ध में विजय प्राप्त होती है। इस युद्ध के पश्चात बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है और राजपूतों के सिरों की मीनार खड़ी करवा देता है, यानी गर्दनें काट काट के राजपूतों की एक जगह एकत्रित कर देता है और कहा जाता है कि उसकी मीनार बनवा दी गई। इस प्रकार इस महत्वपूर्ण युद्ध में बाबर विजय होता है और स्वतंत्र मुगल वंश की स्थापना होती है। हालांकि मुगल वंश की स्थापना पानीपत के युद्ध में विजय के पश्चात हो जाती है, लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या थी राणा सांगा और इसे पराजित करने के पश्चात अब वास्तविक रूप से मुगल वंश की स्थापना भारत में हो गई और भारत के भाग्य का निर्माण निश्चित हो गया कि अब भारत के भाग्य विधाता कौन है। अब मुगल यानी बाबर है, क्योंकि सांगा की पराजय के पश्चात राजपूताना में अपने राजस्थान का प्राचीन जो नाम है, ऐसा कोई भी राजपूत शासक नहीं हो सका जो इसका सामना कर सके। महाराणा प्रताप ने किया था, वो भी अकबर के काल के दौरान, लेकिन इतने सांगा से लेकर प्रताप के मध्य तक कोई भी ऐसा राजपूत, मेवाड़ी नहीं अन्य जो भी रियासतें थी, किसी भी राजपूत शासक ने साहस नहीं किया मुगलों का सामना कर सके, प्रतिशोध ले सके। इस प्रकार खानवा के निर्णायक युद्ध में बाबर को विजय प्राप्त होती है। इसके पश्चात चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके अलावा चंदेरी का युद्ध है, दोराई का चंदेरी का युद्ध है जिसमें बंगाल और बिहार की सेना को हराया, इस घाघरा का युद्ध है, आदि के बारे में कल विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।